हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। वैसे ही गिरावट का सिलसिला कुछ दिन से चल रहा है। ओवरऑल हम मानकर चलें कि इसको प्रॉफिट बुकिंग कहा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये कैसे पता चले कि विवेक भाई ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर ये गिरावट है। और गिरावट तो गिरावट होती है, इसका प्रॉफिट बुकिंग का नाम देना या गिरावट का नाम देना, सी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। इसको प्रॉफिट बुकिंग कहा जाए या फिर इसको गिरावट कहा जाए, हाँ, क्योंकि अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट 0.5% डाउन गई है या 1% डाउन गई है या 2% डाउन गई है तो डाउन ही है। इस बात से कोई लिंक नहीं होता कि इसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहें, इसको फ्रेश सेल ऑफ कहें या इसको पैनिक कहें। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये फ्रेश सेल ऑफ है, मीन्स ये एक बड़ी गिरावट का यहाँ पर शुरुआती टाइम है या फिर एक अच्छी बड़ी रैली में यहाँ पर छोटा सा गिरावट है और फिर से दोबारा से चलने को तैयार होगा। तो ऐसे में हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, हम अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न को देखने लगे तो हमें चार्ट पैटर्न बिल्कुल साफ साफ बताता है कि जो निफ्टी है, निफ्टी में यहाँ पर एक बड़ा सा कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है और ये अच्छे खासे बड़े टाइम का है। हम यहाँ पर देखें, सो दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल, और इसके बाद में यहाँ से ब्रेकआउट है। तो जो ओवरऑल टारगेट इस केस में निकल कर आता है, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन फिर से बात कर लेते हैं। और इसका ओवरऑल टारगेट निकल कर आता है अपना 22,000 निफ्टी का। एंड निफ्टी ने हाल फिलहाल में अभी 20,000 के आसपास गई, 1990 एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 19,991.85 का इसने लेवल बनाया और वहां से 20,000 को टच करते ही इमीडिएटली यहां से थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया। तो ऐसे में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अपना जो ये कंसोलिडेशन शुरू हुआ था अक्टूबर 21 से और यहाँ पर जून 23 तक, मींस ऑलमोस्ट 20 मंथ्स, 19-20 मंथ्स, जो 20 मंथ्स का यहाँ पर कंसोलिडेशन था, उसके बाद यहाँ से ऊपर निकला। तो निफ्टी सिर्फ अकेला ऊपर नहीं निकला, यहाँ पर बैंक निफ्टी भी सेम इसी तरीके से अभी फिलहाल ही इसने भी ऊपर जाना शुरू किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट चार्ट था, लेकिन जो टाइमिंग थी वो अक्टूबर ही थी यहाँ पर भी। और यहाँ पर अप्रैल तक ये सेम लेवल पर था, उसके बाद में ऊपर जाना शुरू किया। यहाँ पर दो तीन पैटर्न्स अलग अलग बने थे। सो दिस वाज द फर्स्ट बिग पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखने लगे। और इसका जो टेक्निकल टारगेट हमारा बैंक निफ्टी का निकल कर आता था, दैट वाज ऑलमोस्ट 51,000। और जो अपना सेकंड, ये फिर से एक पैटर्न बना और इस सेकंड पैटर्न को अगर हम देखने लगे तो इसका टेक्निकल टारगेट हमारा निकल कर आया ऑलमोस्ट 49,690। तो हम बड़े वाले टारगेट को लेकर चलने लगे तो 51,000 के आसपास आता है। और बैंक निफ्टी में अगर करंट प्राइस से लेकर अपने टारगेट तक की बात करने लगे तो टेक्निकल टारगेट ही अपना 14% अपसाइड पर है। और निफ्टी के केस में करंट प्राइस से जो अपना टेक्निकल टारगेट है अभी भी वो अच्छा खासा ऊपर है। और इसको हम मेजर करके देख लेते हैं, दिस इज अगेन 13%। तो 13-14% ये टेक्निकल टारगेट है। लेकिन जब 2 ईयर से ज्यादा का यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा हो तो ऐसे में कभी भी मार्केट 13-14% बढ़कर नहीं रुकती, वो 50% के आसपास बढ़ती है। क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स की जो ग्रोथ आनी थी, जो नहीं हुई, वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में लास्ट 2 ईयर्स की ग्रोथ भी आएगी और करंट वाली ग्रोथ भी आएगी। तो ओवरऑल अगर हम देखकर चलें कि अगर जीडीपी ग्रोथ 7% है या 8% है एंड इन्फ्लेशन 4% है, तो कुल मिलाकर 12% का यहाँ पर ग्रोथ आना चाहिए। अब 12% 1 ईयर का, 12% दूसरे ईयर का और 12% अगले 2 साल का, यानी कि 2 साल की एक स्टेगनेंट टाइम रहने के बाद में तो 25% तो ये हमें आना चाहिए था जो नहीं आया। और अगले 2 साल में जो 25% नेचुरल उस टाइम का बनता है वो आएगा। तो 25-25-50 ये सिंपल यहाँ पर परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसको कंपाउंडिंग करने लगे तो 55-60% के आसपास का 4 साल में मूव बनता है इंडेक्स का, खासतौर से इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर 7-8% का जीडीपी ग्रोथ रेट और 4-5% का इन्फ्लेशन, दोनों का मिलाकर यहां पर 13-14% के आसपास का इंप्रूवमेंट आता है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि जो कंपनीज हैं, कंपनीज की सेल्स उसी हिसाब से बढ़ती है, कंपनीज के यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी उसी हिसाब से बढ़ती है।
जो हम बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में जो ये गिरावट है इसको कैसे देखा जाए, यहां पर इस गिरावट को चेक करने का सबसे आसान सा तरीका बताता हूं। जब भी इस तरह की रैली आती है आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो एक डाउ थ्योरी के रूप में आती है, यानी कि 2 स्टेप्स अप 1 स्टेप डाउन। अब ये किस तरीके से चलती है, 2 स्टेप अप, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ज्यादा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ज्यादा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ज्यादा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ज्यादा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर गया, थोड़ा सा यहां पर नीचे आया, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आ रहा है। हमेशा इस तरह की ही रैली देखने को मिलती है जब 2 इयर्स का यहां पर कंसोलिडेशन हो चुका हो। अब जैसे मैंने यहां पर ये स्टेप्स बताए, ये स्टेप्स बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में ये रैली कब तक चलेगी सेम डायरेक्शन में कब तक चलेगी। अब डाउ थ्योरी को भी समझने के लिए हमेशा ध्यान रखना, यहां पर लॉन्ग टर्म स्टेप्स होते हैं, मिड टर्म स्टेप्स होते हैं और शॉर्ट टर्म स्टेप्स होते हैं। जो मैंने अभी बात की शॉर्ट टर्म स्टेप्स की बात की, इसमें मिड टर्म स्टेप्स भी आ सकते हैं। वो किस तरीके से हो सकते हैं कि इस पूरी ही मूवमेंट को जो अभी हमारी स्टार्ट हुई थी, इस पूरी ही मूवमेंट को एक मूवमेंट मान लिया जाए, थोड़ा सा यहां पर नीचे आया, फिर उसके बाद में ऊपर जाया जाए। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इस ऊपर को जाने में ये किस तरीके से चलेगा, बिल्कुल सेम तो चलेगा नहीं, ये वापस से ऐसे चलने वाला होगा, इस तरीके से चलेगा। तो जब इस तरीके से चल रहा होगा तो बड़ी डाउ थ्योरी में छोटी डाउ थ्योरी के हिसाब से मूवमेंट आ रही होगी। हमेशा इसी तरीके से देखा जाता है। जैसे हम यहां पर अगर देखने लगे, अगर हम लार्ज मींस बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर देखने लगे, सो दिस इज वन, एंड फिर ये नीचे आया, फिर उसके बाद में फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और वापस से फिर से ऊपर चलना शुरू हो गया। तो ये सबसे बड़ी वाली रैली है जिसको हम कहते हैं मैक्रो रैली। ये मैक्रो लेवल पर है। मैक्रो के अंदर मीडियम है। मीडियम कैसे है कि ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस तरीके से मीडियम है। इस मीडियम के अंदर भी फिर उसके बाद में माइक्रो है। माइक्रो कैसे काम करता है कि ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ये सेम ही रेंज में यहां पर रहा इस तरीके से, और फिर ये क्रॉस करके फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहां पर ये डाउ थ्योरी जो माइक्रो वाली थी वो बेकार हो गई क्योंकि इसने सपोर्ट को तोड़ दिया। अभी भी यहां पर सपोर्ट किस तरीके से टूटती हुई नजर आती है, कहां पर सपोर्ट आती है, मैं आपको वो चीज बताता हूं कि जो ये स्मॉल लेवल पर, जो माइक्रो लेवल पर डाउ थ्योरी चल रही है, इसमें यहां से स्टार्टिंग हुई, दिस इज द रैली, उसके बाद में नीचे आया, तो जब ये नीचे आया सो ये हमारा सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट ये कब तक काम करेगा, ये जब तक काम करेगा जो इसने हाई बनाया था, जब तक ये हाई इसके ऊपर चला ना जाए। जैसे ही ऊपर जाएगा हम इसको वैलिड सपोर्ट मान लेंगे। अब जैसे ही प्राइस यहां से उठकर पुराने वाले हाई से ऊपर निकला, तो दिस पर्टिकुलर सपोर्ट इज ए वैलिड सपोर्ट नाउ, और जो रेसिस्टेंस है इसका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद में ये ऊपर चलता गया, ऊपर चलने के बाद में लगातार ऊपर गया, फिर ये नीचे आया इस तरीके से। अब नीचे इसको सपोर्ट हम कब मानेंगे, इसको सपोर्ट तब मानेंगे जो इसने अभी यहां पर रेसिस्टेंस बनाया, इसके ऊपर ये क्रॉस हो जाए। जैसे ही क्रॉस हुआ तो हमारी ये सपोर्ट वैलिड हो गई और हमने रेसिस्टेंस को हटा दिया। हमारी सपोर्ट कौन सी वैलिड हुई, अब ये हमारी सपोर्ट ये हो गई। अब उसके बाद में ये फिर से ऊपर गया, ऊपर जाते हुए यहां पर फिर से नीचे आया। नीचे आते हुए इस सपोर्ट को कब माना जाएगा, इस सपोर्ट को तभी माना जाएगा अगर ये रेसिस्टेंस को यहां से ऊपर की तरफ को ब्रेक कर दे और ऊपर निकल जाए। जैसे ही ऊपर निकला, इस रेसिस्टेंस की बात खत्म हो गई और हमारी सपोर्ट अब ये वैलिड सपोर्ट मानी जाएगी जो 18,500 पर बनी। उसके साथ में फिर ऊपर चलते हुए यहां पर थोड़ी सी गिरावट आई। अभी गिरावट कब तक रहेगी, सपोर्ट कहां आकर बनेगी, हमें नहीं पता। तो ये सपोर्ट जो लास्ट टाइम सपोर्ट बनी थी, हम इसी को सपोर्ट मानेंगे। कब तक, जब तक गिरावट के बाद जो यहां पर रेसिस्टेंस बना इसके ऊपर प्राइसेस ऊपर ना निकल जाए। जैसे ही ऊपर निकला, ये वाली सपोर्ट हमारी खत्म हो गई, इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई और हमारी वैलिड सपोर्ट ये मानी जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। और फिर हमारी नेक्स्ट सपोर्ट ऊपर खिंच गई। अब आप ये चीज समझकर चलो कि किस तरीके से हमारी सपोर्ट, जैसे ही प्राइस पिछले वाले रेसिस्टेंस से ऊपर जाता है, हमारी सपोर्ट ऊपर होती चली जाती है। सो सबसे पहले सपोर्ट ये थी, उसके बाद में हमारी सपोर्ट सेकंड सपोर्ट, देन थर्ड सपोर्ट, देन फोर्थ सपोर्ट, उसके बाद में फिर प्राइस ऊपर गया। अब हमारी नेक्स्ट सपोर्ट कब बनेगी, नेक्स्ट सपोर्ट हमारी तब बनेगी, उससे पहले मैं एक बार यहां पर सपोर्ट बना देता हूं और जो हमने रेसिस्टेंस क्रिएट किया था इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि जैसे ही नया रेसिस्टेंस, पुराने वाला रेसिस्टेंस ऊपर गया, मींस उसको क्रॉस किया, नया हाई बना, हमारी ये सपोर्ट बन गई। अभी सपोर्ट कब तक वैलिड है, ये सपोर्ट तब तक वैलिड है अब जो हमारा लेटेस्ट हाई बना था, जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हमारी यही सपोर्ट वैलिड रहेगी। और ये सपोर्ट का जो प्राइस है ये हमारा लेवल आता है 19,273।
और ऐसे में जब मार्केट बहुत लंबे टाइम के बाद एक कंसोलिडेशन से निकली हो तो हमेशा ये चीज देखी जाती है कि लास्ट वाली सपोर्ट ये इसको रेस्पेक्ट दे और ये इसी तरीके से यहां से घूम के वापस से ऊपर चलना शुरू कर दे, क्योंकि पैनिक जैसी वर्ल्ड ओवर किसी भी तरह की मारामारी नहीं है। कंट्रीज जो इन्फ्लेशन के यहां पर प्रेशर में थी वहां से निकल रही हैं धीरे धीरे। जो फेडरल बैंक्स हैं दुनिया भर की कंट्रीज के, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जा रहे थे, वहां से कमी हो मींस अब रुकता सा माहौल नजर आता है। आरबीआई भी आई डोंट थिंक यहां से वापस से और ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और ना ही यूएस का ऐसा नजर आता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। बढ़ा सकते हैं एक बार, हो सकता है यूएस में बढ़ जाए, इंडिया में तो बढ़ने का कोई चांस मुझे नजर नहीं आता। जिस तरीके से होलसेल इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो काफी रीजनेबल आए हैं, ठीक आए हैं, तो ऐसे में और ऑलरेडी यहां पर इंटरेस्ट रेट 6% पर पहुंच चुका है, जो नहीं होना चाहिए। मैं बैंक्स जो हमें लोन देते हैं उस इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरबीआई के इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं 6%। तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,273 पर। मेरे हिसाब से कोई रीजन नहीं बनता कि इस सपोर्ट को तोड़ा जाए। आज के सिचुएशन के हिसाब से कुछ अलग ही कहानी बनकर आ जाए तो बात अलग है। और यहां एक बात अभी नजर भी आती है, आज के दिन में भी जितनी मार्केट गिरी थी ड्यूरिंग द डे उसकी एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी भी है। जो ये विक बनी है नीचे की तरफ, ये रिकवरी दिखाती है, और ये रिकवरी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि गिरने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं है कि यहीं से ऊपर चली जाएगी, हो सकता है ऊपर ही चली जाए, लेकिन इस बात के पूरे चांसेस हैं कि कल भी थोड़ा सा ऐसे जिगजैग वे में ऐसे ही घूमती रहे और इस तरीके से कैंडल बने, हो सकता है उसके बाद में फिर इस तरीके से कैंडल बने, फिर यहां पर इस तरीके से नीचे कैंडल बने, और ये भी हो सकता है उसके बाद में नीचे कैंडल बने, इसको ब्रेक करे और वापस से ऊपर चली जाए और ऊपर आकर ही बंद हो, या फिर अगर नीचे भी बंद होती हो तो नेक्स्ट डे सीधा ऊपर ही खुलते हुए चली जाए और यहां पर जिसको ये बॉटम फिशिंग कहते हैं स्टॉप लॉस वालों का, वो काम यहां पर हो जाए। तो बहुत ज्यादा गिरावट मुझे नजर नहीं आती। सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिनेरियो है, इसी तरह का एक अच्छा बड़ा टारगेट है, लेकिन यहां भी एक डाउ थियरी में ही बैंक निफ्टी काम कर रही है। अपसाइड 2 स्टेप अप, 1 स्टेप डाउन, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर लास्ट वाला हाई तोड़ा, फिर नीचे आई, फिर लास्ट वाला हाई तोड़ा, फिर ये सेम ही है। यहां पर आप देखो जो हमारा सपोर्ट बना था उस सपोर्ट को नहीं तोड़ा गया यहां पर, और वापस से ये ऊपर चलना शुरू हुई और फिर नीचे आई, फिर ऊपर चलना शुरू हुई। तो अभी जो सपोर्ट है वो हमारी ये सपोर्ट है, और इसी सपोर्ट में आप देखोगे इंट्राडे में नीचे की तरफ से ऊपर रिकवरी भी आई है। लेकिन सेम जैसे मैंने निफ्टी में बताया कि जो अपना लेवल है और इसको हम पूरी तरीके से अगर फाइन ड्रॉ करने लगे तो 44,547 का जो अपना सपोर्ट है, मुझे ये ब्रेक होते हुए नजर नहीं आता। ब्रेक होगा तो साथ के साथ ऊपर खींचते हुए नजर आता है, मींस स्टॉप लॉस वालों की यहां पर सप्लाई को पिक करने के लिए शायद आए। उसके बाद में जो हमारा पहले हाई बना 46,387 का, इसके ऊपर निकलता हुआ नजर आता है, और ये रैली भी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। अब बात ये आती है भाई ये ऐसे चलता क्यों है, ये स्टॉक मार्केट में ये गिरावट आती क्यों है, एक ही तरफ को चला जाए तो कितनी अच्छी बात है, हमें घबराहट ही ना हो। तो घबराहट नहीं होने के लिए मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अपनी होल्डिंग में देखना छोड़ दो, और स्टॉक्स में कितना नुकसान और कितना फायदा हो रहा है इस बात को देखने के बदले आप ट्रेडिंग व्यू में एक वॉच लिस्ट बनाओ। वॉच लिस्ट में आप इस बात को समझो कि टारगेट कहाँ है, बाइंग लेवल कहाँ है, और जब तक टारगेट अचीव नहीं होता तब तक उसमें से नहीं निकलना है। तो ये बात समझनी चाहिए। दूसरा कि ये छोटे छोटे स्टेप्स क्यों आते हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स इसलिए आते हैं क्योंकि जब मार्केट में रैली होती है तो बिग प्लेयर्स को माल जब खरीदना होता है तो उसको माल मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हर एक रिटेलर यहां पर बाय करके बैठा होता है, उसको ग्रीन नजर आ रहा होता है, और ग्रीन से उतना बहुत ज्यादा डर नहीं लगता जितना रेड से डर लगता है। और जब मार्केट में लगातार एवरीडे बढ़ रहा होता है तो ये चीज समझ में आती है कि अब तो टारगेट अचीव हो ही जाएगा, और बड़े प्लेयर को यहां पर छोटे लोगों से सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। यहां जो डिमांड एंड सप्लाई का गेम खेला जाता है ना, मेजोरिटी ऑफ केसेस में वो रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि रिटेल वर्सेस बिग प्लेयर्स, छोटे प्लेयर एंड बिग प्लेयर, इन्हीं के बीच में रहता है। जब बड़ा प्लेयर बेच रहा होता है रिटेलर खरीद रहा होता है, और रिटेलर जब बेच रहा होता है तो बड़ा प्लेयर खरीद रहा होता है। अब जब बड़े प्लेयर को यहां पर खरीदना है तो उसने एक डर का सा माहौल बनाना है थोड़ा सा, और डर का माहौल रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिर्फ एक ही होता है कि थोड़ा सा मार्केट गिरना चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा मार्केट गिरेगा सबकी हालत खराब हो जाएगी। 2 दिन पहले सब ये बात कर रहे होंगे विवेक भाई इस बुल मार्केट में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी खत्म ही हो जाएंगी। यहां पर जब सारे टारगेट हिट हो जाएंगे तो जो स्ट्रेटजी आपने सिखाई हैं उनके हिसाब से जब माल ही नहीं मिलेगा तो ऐसे केस में विवेक भाई आप क्या करते हो?
आपको क्या करना चाहिए, या फिर हमें थोड़ा सा गाइड करो। यहाँ से तो लगातार रैली आई जा रही है और बाइंग अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। अभी विद इन 2 days आई विल स्टार्ट गेटिंग द मैसेजेस। अगर ये कल परसों तरसों अगर ये रैली, ये गिरावट थोड़ी सी जारी रही, विवेक भाई, ये गिरावट थमेगी क्या, या ये लगातार बस पातालपुरी जाकर ही पहुंचेगी? जब स्वर्ग की तरफ जा रही थी तो भी परेशान थे, जब नीचे की तरफ जा रही तो भी परेशान है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि शायद हमने बुल रन और बेयर रन, ये 2-3 कॉम्बिनेशंस, मींस कॉम्बिनेशन, ये पूरा एक साइकिल एक दो बार देखा नहीं है। एक दो बार क्यों नहीं देखा है? क्योंकि वो शायद उतना टाइम नहीं हुआ, और जब पहले करते थे तो बिना सीखे करते थे, अभी कर रहे हैं सीख कर रहे हैं, लेकिन रियल टाइम पर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो इसमें ऐसा सच घबराने वाली बात नहीं है। मैं सबको एक ही चीज कहता हूं, अपने ट्रेडिंग के बेस पर काम करते रहो। जो सिस्टम है आपका, सिस्टम के हिसाब से ट्रेडिंग करते रहो। जो आपने स्ट्रेटजी सीखी है उसके हिसाब से काम करते रहो। यहां पर अगर ये छोटी मोटी गिरावट नहीं आएगी तो बड़ा प्लेयर मार्केट से माल उठा ही नहीं पाएगा। उसको माल उठाना है तो थोड़ा सा डर बनाना पड़ता है। ये थोड़ा सा डर ही मुझे नजर आता है। ये मेरी एनालिसिस है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है आपको बाय सेल करने की। इस निफ्टी की और बैंक निफ्टी की वीडियो के बेस पर ऑप्शंस या फ्यूचर्स में प्ले करना शुरू मत कर देना। और अगर करते हो तो उस पाप के भागीदारी आप ही रहना। मुझे पाप का भागीदारी उसमें नहीं बनाना। इक्विटी लेके तो फिर भी वापस चीजें आ जाती हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शंस या कॉल पुट करते हो तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है पहले कि कॉल एंड पुट या फिर फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना है तो कम से कम 3-4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग का इक्विटी में, और 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ का 3 करोड़ के आसपास का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिससे आप उसमें स्विंग्स में प्ले कर सको और आपके हाथ में कंट्रोल हो, और आप बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रीडी ना हो, और उसके बाद भी आप 30-40-50% के आसपास का ही कमाने का सोचो। जैसे इक्विटी के केस में 20-25-30-40% कमाने का सोचते हो, वहां पर 40-50 पर जाकर रुक जाओ, उससे ऊपर ना सोचो। और ये भी कब? जब आपका पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा हो और आपका इक्विटी में पैसा कमाने का जो तजुर्बा है, 3-4 साल तक आपने कम से कम पैसा कमाया हो अच्छा खासा। और उसके बाद भी मेरा कहना ये होता है, जब 3-4 साल इक्विटी में पैसा कमा ही लिया और आपको वो कमाना आ गया, तो पैसे के साथ खिलवाड़ क्यों करना? इक्विटी से सारी जिंदगी पैसे कमाते रहो और सुपर रिच बनते रहो। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस, चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, डाउ थियरी है, या फिर चार्ट पैटर्न्स हैं, या फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, सेंस है मार्केट की, आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहो, खुद भी सब्सक्राइब करो, दोस्तों को सब्सक्राइब भी कराओ, और देखते रहो। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।